वेलकम स्टूडेंट। हम कर रहे हैं यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल का जो नवीनतम गणित है ये वाला कर रहे हैं। और हमारा जो इसमें चैप्टर चल रहा है वो है यहाँ पर परसेंटेज, यानी कि चैप्टर जो 10 है हमारा प्रतिशत यहाँ पर चल रहा है। प्रतिशत जो चैप्टर हमारा है इसके हमने जो प्रश्नावली इसकी जो 10A है 10A उसके सवाल नंबर 1 से लेकर यहाँ पर हमने 55 यानी 55 तक जो है सवाल हमने कर लिए हैं। आज की क्लास में हम इस 55 से आगे सवाल नंबर 56 से करेंगे, जो कि यहाँ पर जो है सवाल कुछ मेंस लेवल के हैं यानी डिफ़िकल्ट हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर जो हमारा पहला है यहाँ पर 56, सवाल नंबर यहाँ पर 56 जो हमारा है वो है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो है जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी जो कक्षा में होते हैं वो यहाँ पर 100% के बराबर ही होते हैं, यानी कुल विद्यार्थी जो है 100% है। अब 100% विद्यार्थियों में से क्या हुआ कि कुछ विद्यार्थियों ने जो है बायोलॉजी को चुना। यहाँ पर बायोलॉजी को यहाँ पर जो चुनने वाले विद्यार्थी थे उनका प्रतिशत था यहाँ पर 72%। जबकि जो हमारी गणित विषय को यानी मैथ को जो चुनने वाले विद्यार्थी थे, मैथ को चुनने वाले विद्यार्थी जो थे यहाँ पर वो हैं 44% हैं। 44% गणित को चुनने वाले विद्यार्थी हैं और 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों को चुनने वाले हैं। अगर कुल विद्यार्थी 100% थे, अगर मैं इनको जोड़कर देखूं बायोलॉजी वाले और मैथ वाले, तो यहाँ पर जो प्रतिशत निकल रहा है वो यहाँ पर 4 2 6 और 7 4 11 यानी 116% निकल रहा है। जबकि जो विद्यार्थी थे वो तो 100% से। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में 16% विद्यार्थी हैं, ये जो 16% विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर 2 बार काउंट हो चुके हैं, जो कि ये बायोलॉजी में भी काउंट हो गए 16% और यहाँ पर जो है मैथ में भी काउंट हो गए 16%। तो ये जो 16% है वही इसमें वह विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बायोलॉजी और मैथ दोनों को चुना होगा, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहे हैं 16%। और इसी की वैल्यू जो है विद्यार्थियों की संख्या सवाल में दी गई है 40, यानी कि जो 16% जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषयों को चुना है उनकी संख्या यहाँ पर 40 है। हमें 16% का मान दिया है 40, हमें निकालना है 100% का मान यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर जो 1% आएगा वो आएगा यहाँ पर 40 बटा यहाँ पर 16 है, और मुझे निकालना है 100%, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। इतने विद्यार्थी जो थे कक्षा में थे। अब अगर इनको काटें तो ये 4 से जाएंगे, 4 चौके 16 और ये 4 दाम 40, 4 से 100 जाएगा 25 बार में, और 25 का 10 में जब गुणा होगा तो ये आएंगे 250, यानी कि जो 250 विद्यार्थी हैं वो इस क्लास में टोटल रहेंगे। सवाल नंबर 56 को देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 57 यानी 57 को देखते हैं। सवाल नंबर 57 है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए में, 5% खाद्यान्न में और 15% यात्रा तथा कपड़ों पर खर्च करता है, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है। तो मैंने यहाँ पर मान ली कि अजय की जो मासिक आय होगी उसको 100% मान लीजिए, क्योंकि किसी की जो भी आय होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है। अब इस 100% को उसने क्या किया, यहाँ पर जो है 25% किराए में दे दिया। इस 100 का 25% जो होगा वो 25 होगा, 25 रुपये उसने किराए में दे दिए। उसके बाद यहाँ पर जो है 25 रुपये किराए में दे दिए, 5 रुपये खाद्यान्न में और 15 रुपये यात्रा में। 5 रुपये यहाँ पर उसने जो है 5% कह लो या रुपये कह लो, क्योंकि हमने प्रतिशत में माना है, तो 5% खाद्यान्न में और यहाँ पर जो 15% है उसने यात्रा में दे दिया। इसके अलावा उसने क्या किया, यहाँ पर जो है 10% कपड़ों के खर्च पर खर्च कर दिया, यानी इसका भी जो है 10% उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया। अगर उसका मैं कुल खर्चा देखूँ यहाँ पर कुल खर्च उसका हो गया यहाँ पर 25, 5 30 और 15 45 और 10 यहाँ पर 55%।
यानी उसने अपनी आय 100% में से 55% तो उसने खर्च कर दिया। अगर मैं बचत की बात करूं तो बचत जो है यहाँ पर उसकी बचत रहेगी 45%, क्योंकि उसकी आय 100% थी, 55% खर्च करने के बाद उसकी जो आय रहेगी वो यहाँ पर 45% रहेगी। इसी 45% की जो वैल्यू है सवाल में दी गई है, सवाल में दिया है 27,000 रुपये, यानी 45% की बचत करता है या 27,000 की बचत करता है, ये इसमें दिया है। अब 45% का मान हमें दिया है, हमें निकालना है उसकी आय, यानी कि यहाँ पर 100% का मान निकालना है। तो 1% निकालिए, पहले 45 से डिवाइड कीजिए, 45 कम 45 और ये जाएगा 45 चौके यहाँ पर 270, यानी कि यहाँ पर जाएंगे 45 चौके 2, 4 बार में नहीं जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा 45 छक्के 270, 6 बार में जाएगा, और बाकी की यहाँ पर 00, यानी 1% जो रहेगा, 1% का मान यहाँ पर 600 है, हमें निकालना है 100% का मान। तो जो 100% का यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर 60,000 रुपये। दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 60,000 रुपये जो थी उसकी जो है मासिक आय होगी। उसके बाद सवाल नंबर हमारा 58 है 58। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन अगर 1,08,000 रुपये है तो कौशल का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। हमारा जो सवाल नंबर 58 है इसमें 3 लोग हैं, 3 लोगों की बात करी गई है। यहाँ पर कौशल है, यहाँ पर नंदिनी है और यहाँ पर जो है सुरेश है। इन 3 लोगों की बात करी गई। अब 3 लोगों में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि कौशल के मासिक वेतन का 12%। मैंने मान लिया कि कौशल का जो मासिक वेतन है वो यहाँ पर K है, तो इस मासिक वेतन का 12% जो है वो बराबर है किसके, तो वो बराबर है यहाँ पर नंदिनी के 16% के बराबर है। नंदिनी का जो मासिक वेतन है उसको मैंने N मान लिया, इसके 16% के बराबर है, सवाल में ये दिया है। अगर इसको मैं हल करूँ तो दोनों साइड से यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा और इस 4 से जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ पर बचेगा ये 4 चौका 16। अगर मैं n को इधर बटे में पटक लूँ तो ये होगा K/n बराबर में 3 उधर जाएगा तो ये आएगा 4/3। और जो बटे का मतलब होता है वही अनुपात का मतलब होता है, यानी कि अगर मैं इन दोनों के अनुपात की बात करूं, मासिक जो उनके वेतन है उनका जो अनुपात आएगा वो यहाँ पर 4:3 होगा। यानी कौशल का अगर मासिक वेतन 4 रुपये है तो नंदिनी का जो मासिक वेतन होगा वो 3 रुपये आएगा। अब सुरेश की बात करते हैं, तो आगे लिखा है सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। यानी नंदिनी का मासिक वेतन अगर 3 रुपये है तो सुरेश का इसका आधा होगा, यानी 3/2। ये तीनों में यहाँ पर जो है अनुपात आ गया है। अब इस अनुपात को अगर मुझे कंबाइंड करना है तो आप जानते हैं कि अनुपात में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2 को बटे में ना रखकर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूं पूरे अनुपात में तो ये होगा 4 दूनी 8, ये होगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो इसका अनुपात आएगा 3। ये उन तीनों के मासिक वेतन में जो है अनुपात है। चलिए, तो यहाँ पर उन तीनों के जो मासिक वेतन है उसमें अनुपात आ गया है 8:6 यहाँ पर 3। अब सवाल में जो है आगे लिखा है सुरेश का जो वार्षिक वेतन है यहाँ पर 1,08,000 रुपये है। यानी कि अभी तक जो बात चल रही थी ये अनुपात आया है उनका मासिक वेतन। अगर मुझे इसको वार्षिक वेतन बनाना है तो 12 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर ये मासिक वेतन है तो इसको वार्षिक वेतन बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पूरे अनुपात को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अनुपात का मतलब ही बटे होता है, फिर हम 12 से वापस से काटेंगे तो अनुपात ही यही आएगा। अब ये जो अनुपात आया है वो यहाँ पर वार्षिक भी है और मासिक भी है, हम जो चाहे वो इसमें निकाल सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सुरेश का जो यूनिट के हिसाब से जो वार्षिक वेतन है वो यहाँ पर 3 यूनिट है। इसी की वैल्यू जो है सवाल में दी गई है 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये यहाँ पर जो है 3 यूनिट का मान दिया है। हमें निकालना है यहाँ पर जो है हमें निकालना है कौशल का मासिक वेतन, यानी कौशल का यहाँ पर मासिक वेतन निकालना है। अगर यहाँ पर कौशल का मासिक वेतन देखें तो वो यहाँ पर 8 यूनिट है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर सवाल में ये दी गई है। हमें निकालना है 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1,08,000 इंटू में यहाँ पर 8 यूनिट और बटा में यहाँ पर 3 का पहले भाग देंगे ताकि 1 यूनिट का मान आ जाए, फिर उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। 3 से अगर इसको काटें तो ये आएगा 3 तिया 9 और 3 अंग 18, यानी 36,000 रुपये।
और 36,000 का 8 गुना करें तो 36,000 का 8 गुना 36 का 8 गुना होता है 252, ये और ये 3 जीरो, यानी कि 2,52,000 रुपये जो है कौशल का जो है वार्षिक वेतन आएगा। क्योंकि ये जो अनुपात था अभी तक हमारा मासिक और वार्षिक दोनों का था। अब ये जो वैल्यू आई है, अगर सुरेश का यहाँ पर वार्षिक वेतन दिया था तो ये कौशल का भी वार्षिक वेतन आया। कौशल का हमें मासिक वेतन निकालना है तो इसमें जो है 12 से डिवाइड और कीजिए। 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, यानी 21,000 रुपये जो होगा कौशल का मासिक वेतन होगा। यहाँ पर 21,000 रुपये हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद सवाल नंबर यहाँ पर 59 को देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37(1/2) की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16(2/3) की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? सवाल नंबर यहाँ पर 59 होगा। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जो इनकम होती है, यानी इनकम वो हमारे एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और सेविंग का जो है योग होती है, जोड़ होती है, इन दोनों का सम होती है हमारी इनकम। अगर इनकम की बात करें तो सवाल में लिखा है कि एक व्यक्ति अपना 80% खर्च करता है, यानी कि मैं अगर उसकी इनकम को यहाँ पर 100 मानता हूँ, 100 यूनिट, तो वह अपना 80% खर्च करता है, यानी खर्च वो इसमें से 80 यूनिट करेगा और जो उसकी बचत होगी वो यहाँ पर 20 यूनिट की रहेगी। 20 यूनिट की यहाँ पर बचत रहेगी, 80 यूनिट यहाँ पर वो खर्च करेगा और 100 यूनिट की उसकी इनकम है। अब इनकम में जो है 37.5% की वृद्धि हो जाती है, यानी किसी व्यक्ति के इनकम में नहीं, सॉरी, खर्चे में यहाँ पर 37.5% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इस खर्चे में जो है 37.5% की वृद्धि हो जाती है और जो उसकी इनकम है वो यहाँ पर 16(2/3) से बढ़ जाती है। 16(2/3% से यहाँ पर जो है उसकी इनकम बढ़ जाती है और ये उसकी बचत बढ़ जाती है। हमें निकालना है कि वर्तमान जो उसकी बचत है यहाँ पर कितनी है, वर्तमान बचत कितनी है। अगर इनको फ्रैक्शन में लिखा जाए तो आप जानते हैं कि जो अगर 37(1/2) को मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो इसे लिखने का एक तरीका है। हम जानते हैं कि जो 12.5% होता है, 12.5% वो यहाँ पर 1/8 होता है। 12.5% जो होता है वो यहाँ पर 1/8 होता है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। अगर मैं इसके दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो 12.5 का 3 गुना जो होगा वो यहाँ पर 37.5 होगा, यानी 12.5 यहाँ पर 37.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 3/8%, यानी कि उसके जो खर्च में यहाँ पर वृद्धि हुई है वो 37.5% हुई है, या फिर इसी को हम लिख दें 3/8% की यहाँ पर वृद्धि हो गई। और अगर उसकी यहाँ पर 16(2/3) की बात करें तो 16(2/3) की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप जानते हैं 16(2/3) की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है यहाँ पर 1/6 होती है, यानी कि उसकी इनकम में जो है या तो 16(2/3% की वृद्धि हो जाती है, या इसी को फ्रैक्शन में लिखें तो यहाँ पर 1/6 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि उसकी इनकम अगर पहले 6 थी तो अब 1 बढ़कर 1 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 7 हो जाएगी। अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा पहले 8 था तो उससे 3 बढ़कर यहाँ पर 11 हो जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। अब अगर इस सवाल को हम देखें तो यहाँ पर अगर हम 80 का 3/8 निकालें तब तो वो 30 आएगा, तब तो ये सवाल सही है। लेकिन अगर मैं 100 का 1/6 निकालूं तो वो निकालना यहाँ पर थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि 100 का 1/6, 6 का भाग 100 में नहीं जाएगा। तो हमें इनकम को ऐसी वैल्यू माननी है जो इस 6 से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो इनकम को मैं यहाँ पर 100 ना मानकर अगर मैं इसी इनकम को जो है 600 मान लूँ, तो 600 मान लूँ तो उसका जो खर्चा है वो भी 6 गुना होगा। 80 का 6 गुना यहाँ पर 4080 होगा, सॉरी 80 का 6 गुना यहाँ पर 480 होगा। और अगर मैं इस बचत की बात करूँ 20, तो ये भी अपना 6 गुना हो जाएगी, यानी कि 120 हो जाएगी। अब ये सही है, हमारी इनकम 600 है, खर्चा हमारा 480 है, जो कि 80% है 600 का, और बचत यहाँ पर 120 है। अब इनकम में क्या हुआ कि ये अपनी आपकी 1/6 बढ़ गई। अगर मैं 600 का 1/6 निकालूं तो वो 100 रुपये थी, यानी कि इनकम जो है यहाँ पर 600 से 100 रुपये बढ़ जाएगी। 100 रुपये बढ़कर इनकम हो जाएगी 700, और जो खर्चा है वो अपना 3/8 बढ़ गया। अगर मैं 480 का 3/8 निकालूं तो ये यहाँ पर आएगा 8 × 48 60, और 60 दिया 180, यानी जो खर्चा है वो अपने आप का 180 रुपये बढ़ गया। तो 480 और 180 ये होंगे यहाँ पर 660,
अगर खर्चा, अगर इनकम अब 700 है, खर्चा यहाँ पर 660 है, तो उसकी जो बचत रहेगी आप जानते हैं कि वो बचत होगी 40 रुपये, क्योंकि 40 और 40 ही मिलकर 700 होंगे। हमें निकालना है ये बचत इनकम का कितने प्रतिशत है, यानी कि 40 700 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए इंटू 100 और प्रतिशत का साइन यहाँ पर निकालना है। इन 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि ये आएगा 40/7 और 40/7 को ही हम लिख सकते हैं 5 सही 5/7 प्रतिशत। ये हमारा आंसर होगा 5 सही 5/7 प्रतिशत। उसके बाद सवाल नंबर 60 को देखते हैं। सवाल नंबर 60 है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 60, सवाल नंबर 60। सवाल में लिखा है राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। उसकी मासिक आय अगर हम यहाँ पर 100 मानकर करें तो 100 मानकर कुछ हद तक तो हो जाएगा, लेकिन बाद में थोड़ी इस कैलकुलेशन कठिन आएगी, इसलिए इसमें जो हम यहाँ पर मासिक आय मानते हैं उसको बड़ा मानते हैं। तो हमने मान लिया राम की जो मासिक आय थी वो यहाँ पर 1000 यूनिट थी, 1000 यूनिट थी। उसने 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया, तो 1000 का जो 20% होगा वो 200 होगा, यानी कि 200 उसने खर्च कर दिया अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर। अब उसके पास जो रुपए बचेंगे वो यहाँ पर 800 रुपये बचेंगे। अब इस 800 का भी उसने क्या किया, अपनी शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च कर दिया, यानी 800 का भी 15% यहाँ पर जो है 15%, 800 का 15% कितना होगा, तो वो निकालते हैं यहाँ पर 800 का 15 और प्रतिशत किलान बटा 100, 20 15 8 यहाँ पर 120, यानी कि उसने जो है 120 रुपये और खर्च कर दिए किस चीज़ में, यहाँ पर शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्चा यहाँ पर 120 हो गया। अगर 800 में से 120 का भी खर्चा हो गया तो जो बचा यहाँ पर जो बचेगा वो यहाँ पर 680 रुपये बचेंगे। अब इस 680 में से उसने क्या किया, चलिए तो यहाँ से सवाल आगे देखते हैं। 680 हमारा यहाँ पर बचता है। अब आगे सवाल में लिखा है शेष आय का 30% जो है यहाँ पर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया जाता है, यानी कि 680 का अगर मैं यहाँ पर 30% निकालूं, 30% 30/100 वो आएगा यहाँ पर 68 ये हो जाएंगे यहाँ पर 204, यानी कि 204 रुपये जो है वो अपने कपड़ों पर खर्च कर देता है। तो यहाँ पर जो उसकी बचत है वो 9,520 दी गई है। अगर 680 में से उसने 204 यहाँ पर खर्च कर दिए तो उसकी जो बचत होगी यहाँ पर 476 होगी, 476 यूनिट की होगी, यानी कि 476 उसकी बचत है। और इसी का मान जो है सवाल में लिखा है 9,520। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालूँ तो 1 यूनिट का जो मान आएगा 9,520 बटा यहाँ पर आएगा 476। ये है 1 यूनिट का मान। हमें निकालना है 1000 यूनिट का मान, यानी कि इसमें हम दोनों साइड 1000 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई और हो, ये 1 यूनिट का मान था। अगर हमें 1000 यूनिट का मान निकालना है तो दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 7 से चला जाएगा, इसको 7 से काटा तो ये 7 चंग 42, यहाँ पर बचेंगे 5, 7 8 56 और ऊपर देखें तो 7 एकम 7, यहाँ पर 2, 7 21 और 7 चंग 42, यानी कि 1360। 68 से 136 कट जाएगा 2 बार में, 136, यानी कि ये 20 आएंगे। 20 इंटू 1000 जो राम की मासिक आय आएगी वो आएगी यहाँ पर 20,000 रुपये, ये उसकी मासिक आय होगी। उसके बाद सवाल नंबर 61 को देखते हैं, 61 को। उसमें लिखा है मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले तो उसके पास कुल कितना धन था? सवाल नंबर 61 को देखते हैं। सवाल नंबर 61 में लिखा है मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया, यानी कि मैंने मान लिया कि मिस्टर अग्रवाल का जो धन था वो यहाँ पर 100 यूनिट का था। मिस्टर अग्रवाल का जो धन था यहाँ पर 100 यूनिट का था। अब इस 100 यूनिट में से उन्होंने क्या किया कि 30 रुपये यानी कि 30% तो अपनी पत्नी को दे दिया। उसके बाद इसी धन में से क्या किया
30% अपनी पत्नी को दे दिया और शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। अगर 30 रुपये अपनी पत्नी को दे दिए उसने, तो यहाँ पर जो बचेंगे वो यहाँ पर 70 रुपये बचेंगे, यानी 70 यूनिट बचेगा। और इस 70 यूनिट का आधा हिस्सा किसको दे दिया, यहाँ पर आधा हिस्सा जो है अपनी पुत्री को दे दिया। इस 70 का भी आधा हिस्सा यानी कि 35 यूनिट जो है अपनी पुत्री को दे दिया। अब जो बाकी का जो 35 यूनिट बचा, इसी 35 यूनिट को उसने अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। अगर 5 को मैं 35 के हिस्सा में बांटूं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति को 5 लोगों में 35 को अगर बांटना है तो एक व्यक्ति को 7 यूनिट आएंगी, यानी कि इसी 7 यूनिट की जो वैल्यू है, इसको भी 7 आएंगी, इसको भी 7, 7, 7, इस प्रकार से हो जाएंगे 35। इसी 7 यूनिट की वैल्यू जो है प्रत्येक पुत्र को जो मिला है सवाल के अनुसार यहाँ पर 14,000 रुपये मिलेगा। 14,000 यानी 7 यूनिट का मतलब 14,000 है। तो यहाँ पर जो है 1 यूनिट का जो मान आएगा, 1 यूनिट का मान वो आएगा यहाँ पर 2,000 रुपये। 1 यूनिट का मान 2,000 रुपये हमें निकालना है। मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना धन था, उनके पास था 100 यूनिट। 1 यूनिट का मान अगर 2,000 है तो यहाँ पर 100 यूनिट का जो मान आएगा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मान आएगा 2 लाख रुपये यहाँ पर, यानी कि मिस्टर अग्रवाल के पास जो है कुल मिलाकर 2 लाख रुपए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 6262। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने विद्यार्थी हैं। सवाल नंबर करना है हमको 62 यानी कि 62 नंबर सवाल में दिया है कि जो कुल छात्र हैं यहाँ पर कुल छात्र जो है 1000 हैं। इन कुल छात्रों में कुछ गर्ल्स है और फिर बाद में कुछ बॉयज़ हैं, कुछ तो गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। अब सवाल में क्या लिखा है कि इन 1000 लोगों में से 2/5 भाग तो छात्रा हैं। अगर मैं 1000 का यहाँ पर अगर मैं 2/5 निकालूं तो ये 5 दूनी 10 यानी कि ये आएंगे 400। 1000 में से 400 जो है लड़कियां हैं। अगर 1000 बच्चों में से 400 जो है लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, तो बाकी का जो बचा 600 यहाँ पर बॉयज़ होंगे, यानी कि ये जो है एग्जैक्ट संख्या आ गई लड़कियों और लड़कियों की संख्या 400 है, लड़कों की संख्या यहाँ पर 600 है। अब सवाल में लिखा है कि छात्राओं का 1/5 भाग और यहाँ पर जो है छात्रों का 1/4 भाग, छात्राओं का 1/5 और छात्रों का 1/4 जो भाग है वो यहाँ पर 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ये जो बच्चे हैं यहाँ पर 12 वर्ष से कम आयु वाले हैं। आपको निकालना है 12 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों का प्रतिशत। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर जो है 12 वर्ष से कम आयु का गर्ल्स में 400 में से 1/5 हिस्सा जो है यहाँ पर 12 वर्ष से कम है। अगर मैं 12 वर्ष से अधिक की बात करूँ, अगर 1/5 हिस्सा टोटल जो भाग होता है वो यहाँ पर अपने आप में 1 होता है, इसका 1/5 जो है 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 12 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो बच्चे होंगे उनकी जो संख्या आएगी वो यहाँ पर 1 - 1/5 आएगी, यानी एलसीएम लेके 5 कम 5 में से ही गया तो 4/5। अगर 5 लड़कियों में से एक लड़की जो है 12 वर्ष से कम आयु की है तो बाकी का जो हिस्सा बचेगा 4/5 वो यहाँ पर 12 वर्ष या इससे अधिक आयु का होगा। ठीक ऐसा ही अगर 4 लड़कों में से एक लड़का जो है 12 वर्ष से कम आयु का है तो यहाँ पर जो बाकी के लड़के बचेंगे यहाँ पर 3/4 वो यहाँ पर कैसे रहेंगे 12 वर्ष या इससे अधिक के। हमें निकालना है 400 का 4/5, तो 400 का यहाँ पर जो 4/5 आएगा, 400 का 4/5 वो आएगा यहाँ पर 5 × 8 = 40 0 और यहाँ पर आएगा 320, यानी 400 में से 320 छात्राएं जो है वो 12 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली हैं, जबकि छात्रों का 600 छात्रों का जो है यहाँ पर 3/4 हिस्सा 12 वर्ष या इससे अधिक है। तो यहाँ पर 600 का 3/4 हिस्सा अगर इसको काटें तो ये जाएगा 15 × 4 = 60 यानी 150 और 15 × 3 = 45, 450, यानी 600 छात्रों में से 450 छात्र ऐसे हैं जो 12 वर्ष या इससे अधिक हैं। अगर कुल की बात करें तो कुल यहाँ पर जो हो जाएंगे वो यहाँ पर 5 और 2 7 77 हो जाएंगे, यानी 770 जो विद्यार्थी हैं कुल विद्यार्थियों में से वो यहाँ पर 12 वर्ष या इससे अधिक वाले हैं। हमने कम वाले नहीं निकाले क्योंकि हमें अधिक वालों का प्रतिशत चाहिए था। अब प्रतिशत निकालना है तो इसके कुल छात्र कितने हैं तो वो यहाँ पर
1000 हैं। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्रतिशत का साइन लगाइए। यहाँ पर इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 77% यानी कि 77% होगा। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास है सवाल नंबर यहाँ पर 63। सवाल नंबर 63 है, दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। सवाल नंबर यहाँ पर 63 यानी 63। सवाल में दिया गया है ए की आय का 10%, ए की आय मैंने मान ली ए है तो इसका जो है 10% वो बराबर है यहाँ पर बी की आय का 15%, बी की आय का 15%, बी की आय मैंने बी मान ली, ये भी बराबर है किसके, सी की आय का 20% के, ये बराबर है सी की आय का 20%, ये तीनों बराबर हैं। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर जो है बराबर का साइन लगा है, और बराबर का जो मतलब होता है वो हम जानते हैं कि इधर उधर की चीज़ें समान जो होती हैं वो यहाँ पर कट जाती हैं। तो तीनों में से मैं यहाँ पर देखूँ तो परसेंट से परसेंट हट ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और यहाँ पर 5 चौके 20, यानी कि ये जो बचा है यहाँ पर ये बचा है 2a बराबर होगा 3b और बराबर होगा 4c के, ये बराबर है। अब इनका हमें अनुपात निकालना है, यानी कि a अनुपात निकालना है b अनुपात यहाँ पर c। अनुपात से सवालों को करना आसान होता है प्रतिशत की अपेक्षा। अगर मुझे इन तीनों का अनुपात निकालना है तो मुझे यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 3 भी है और यहाँ पर 4 भी है। इन सब का जो है मुझे LCM निकालना पड़ेगा, यानी LCM 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का जो LCM आएगा वो आएगा 12, 2, 3, 4 का LCM जो आएगा वो 12 आएगा। तो इन सब में 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, 12 से डिवाइड तीनों जगह 12 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर 2 से जो कटेगा तो ये बचेगा a/6 और ये बचेगा b/, यहाँ पर 3 से जाएगा तो ये 4 और ये बचेगा c/4 से जाएगा तो ये 3, यानी कि इनके बटे में 6, 4, 3 बचेंगे। अब ये एक अलजेब्रा का सवाल है या अनुपात का सवाल है। अनुपात वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इन सब का जो अनुपात है किस प्रकार से कंबाइन किया जाता है, वो इसी प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर जो बटे में बचा है 6, 4, 3, वही इन तीनों में जो है अनुपात होगा, यानी कि 6:4:3, ये ABC की आय का जो है अनुपात होगा। अब सवाल में लिखा है यदि ABC की कुल आय का योग 78,000 है तो B की आय ज्ञात कीजिए। अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो 6 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट, यहाँ पर जो टोटल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 13 यूनिट। इसी का मान सवाल में दिया है 78,000 रुपये। तो यहाँ पर 1 यूनिट का जो मान आएगा वो यहाँ पर 6,000 रुपये आएगा। 1 यूनिट का जो मान आएगा वो यहाँ पर 6,000 रुपये आएगा। हमें निकालना है यहाँ पर B की आय, B की आय निकालनी है। तो B की जो आय है वो यहाँ पर 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 6,000 है तो 4 यूनिट का मान होगा यहाँ पर 24,000 रुपये, यानी B की जो आय आएगी वो यहाँ पर 24,000 रुपये होगी। उसके बाद सवाल नंबर है हमारा 64। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार से बांटी कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले हों तो उसकी पत्नी एवं 3 नातिनों को कुल कितना धन मिला। ये सवाल है बैंक पीओ की परीक्षा का है, यानी कि थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है। तो चलिए इसको करते हैं। इसको भी हमें अनुपात से ही करना है। तो अनुपात से करने के लिए सबके बीच में अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी कि मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी को दी, यानी कुल संपत्ति उसने अपनी पत्नी को दी। उसके बाद किसको दी, तो उसने अपने 3 पुत्रों को दी, यानी कि 3 उसके पुत्र थे, 3s यानी 3 सन। यहाँ पर 2 पुत्रियों को दी, यानी कि 2d 2 डॉटर्स, यानी कि 2 पुत्रियों को दी। उसके बाद 5 नाती नातनियों को दी, यानी कि 5 जो है
उसने नाती नातनों को यहाँ पर दे दी। इस संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से किया गया कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 हिस्सा मिला। यानी प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 हिस्सा मिला। यानी पुत्र को अगर 8 हिस्सा मिल रहा है तो उसमें से 1 हिस्सा जो है प्रत्येक नाती नातिन को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इन दोनों में अनुपात आएगा वो आएगा यहाँ पर 8:1। यानी प्रत्येक पुत्र का 8 हिस्सा है तो 1 हिस्सा उसमें से जो है प्रत्येक नाती नातिन का रहेगा। उसके बाद आगे लिखा है तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग हो। यानी कि ये जो भाग आया है 1, वो प्रत्येक पुत्री का 1/10 हिस्सा होगा। यानी प्रत्येक पुत्री का हिस्सा अगर 10 है तो उसमें से 1 यूनिट जो है प्रत्येक नाती नातिन का रहेगा। यहाँ पर भी अभी 1 यूनिट है तो इसको कंबाइंड हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10। ये इन तीनों में जो है अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो प्रत्येक नाती नातिन का प्रत्येक पुत्र का 1/8 हिस्सा है और प्रत्येक पुत्री का 1/10 हिस्सा है। ये अनुपात कंबाइंड हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखा है इसमें उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग, अगर पुत्रों का कुल भाग देखें यहाँ पर 3 पुत्र हैं उसके और प्रत्येक पुत्र को 8 हिस्सा मिला है तो तीनों को कितना मिलेगा, आप कहेंगे 24 हिस्सा, क्योंकि एक को 8 मिला है तो 3 को मिलेगा 24। और प्रत्येक पुत्री को अगर 10 हिस्सा मिला है तो 2 पुत्रियों को मिलेगा यहाँ पर 20 हिस्सा। यानी कि उसका जो 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों का कुल हिस्सा रहेगा वो यहाँ पर 44 यूनिट रहेगा, अगर यूनिट की बात करें। अब इसी 44 यूनिट का जो पत्नी को दिया गया है वो यहाँ पर 40% दिया गया है। अगर मैं 44 का यहाँ पर 40% निकालूँ, 44 का 40%, तो ये 0 कटेगा। यानी कि ये आएगा यहाँ पर 2 से कट जाएंगे, 2 पंजे 10 और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आएगा 44 दूनी 88/5। तो जो पत्नी का हिस्सा होगा वो यहाँ पर 44 का 40% यानी कि 88/5 हिस्सा होगा। ये इन चारों में अनुपात आ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अनुपात में जो है हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं बटे में ना लिख कर, अगर इसी पूरे अनुपात को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 कट जाएगा, यानी कि ये अनुपात आएगा 88, ये आएगा 8 पंजे यहाँ पर 40, ये 10 पंजे 50 और ये आएगा 5 एकम 5। ये इन सब में अनुपात हो जाएंगे। अब सवाल के अनुसार क्या दिया है आगे, यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले हों, पुत्री का जो यहाँ पर हिस्सा है वो यहाँ पर 50 यूनिट के बराबर है। 50 यूनिट का मान ही सवाल में लिखा है 1,00,000 यहाँ पर 25,000 रुपये। तो यहाँ पर 1 यूनिट का जो मान आएगा, 1 यूनिट का मान होगा यहाँ पर 50 से हम भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 से कटेंगे ये 25 बार में और ये 00, यानी 2500 रुपये जो होगा 1 यूनिट का मान होगा, हमें निकालना है। और आगे उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनियों का भाग, उसकी पत्नी का जो भाग है वो यहाँ पर 88 है, 88 यूनिट, और एक नाती नातिन का 5 है, हमें निकालना है 3 का, तो 3 का होगा 15। तो इनका जो टोटल हिस्सा होगा यूनिट में वो आएगा यहाँ पर 3 हासिल का 1, यानी 103 आएगा। 1 यूनिट का मान दिया है, हमें निकालना है 103 यूनिट का मान। 103 यूनिट का मान होगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 103, यहाँ पर आएगा 0 0 2 0, 25 करेंगे 25 या 75 और 25 कम 25, यानी कि जो है यहाँ पर 2,57,500 रुपये जो है ये टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस क्लास का लास्ट सवाल है यहाँ पर सवाल नंबर 65। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि यहाँ पर नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं हमें यहाँ पर निकालना है। सवाल नंबर हमारा लास्ट है 65। इसमें लिखा है कि एक कॉलेज के जो छात्र हैं उनमें 12% की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों को निकालना है। तो कुल छात्र हमने मान लिए यहाँ पर 100 यूनिट छात्र हैं, टोटल 100 यूनिट। अब इन 100 यूनिट में से क्या हुआ कि 12% की जो रुचि है वो यहाँ पर खेलों में है। 100 का अगर मैं 12% निकालूँ तो वो 12 यूनिट ही आएगा, 100 का 12% 12 ही होगा, यानी इनकी रुचि खेलों में है। उसके बाद जो है
कुल छात्रों के 10% की रुचि यहाँ पर गायन में है, यानी कुल इन्हीं 100 की में से 10% की जो है गायन में रुचि है। तो 100 का 10% यहाँ पर 10 होगा, यानी 10 की जो रुचि जो है गायन में है, 12 की रुचि जो है खेलों में है। उसके बाद यहाँ पर तथा कुल छात्रों के 3/4 की नृत्य में है। अगर मैं 100 का यहाँ पर 3/4 निकालूंगी, 3/4 मतलब 3/4, तो ये 4 100 से जाएगा 25 बार में, यानी 25 3 75। तो 100 में से इन 75 की जो रुचि है वो यहाँ पर नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। अगर मैं यहाँ पर यूनिट के हिसाब से देखूँ तो टोटल इनकी जो यूनिट बची यहाँ पर जो गतिविधि करने वाले हैं, चाहे वो खेल हो, गायन हो या नृत्य हो, तो वो टोटल यहाँ पर हो रहे हैं 75 10 85 और 12 97 यूनिट। यानी 97 यूनिट ऐसे छात्र हैं जिनकी रुचि किसी न किसी गतिविधि में है। इस 100 में से 97 यूनिट जो है ऐसे छात्र हैं जिनकी रुचि है, तो बाकी का जो बचा 3 यूनिट, इनकी रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं होगी। और इसी की वैल्यू जो है सवाल में दी गई है 15 छात्र, यानी 3 यूनिट का मान ही दिया है 15। हमें निकालना है कुल छात्रों की संख्या यानी 100 यूनिट का मान। तो यहाँ पर 1 यूनिट का जो मान आएगा वो यहाँ पर 5 आएगा। अगर 1 यूनिट यहाँ पर 5 है तो 100 यूनिट यहाँ पर होगी 500 छात्रों के बराबर। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि जो है उस कॉलेज में टोटल 500 छात्र होंगे। तो ये था इस क्लास का लास्ट सवाल। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।